तप्त मानस संत हूँ, जिनके गुणों के गान में हे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान। पेज नंबर 5 निकालो। तीन प्रकार के वर्गीकरण टीकाकारों के दिमाग में रहे हैं, जिनकी चर्चा अपन ने अभी यहाँ की। एक ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और चरणानी योग सूचक चूलिका। दूसरा सम्यक ज्ञानाधिकार, सम्यक दर्शनाधिकार और चारित्राधिकार। और तीसरा देव शास्त्र गुरु। ऐसा भी उनके दिमाग में रहा है और उसकी अपन ने चर्चा विस्तार से की। देखो, जो अपनी देवशास्त्र गुरु की पूजन है ना, उसमें भी जयमाला छोटी सी लिखनी थी, तो उसका भी दिमाग में प्लानिंग हुआ, तो उसमें प्रकट हुआ है वो उसमें जिन प्रवचन जिन वाणी नियम सार निर्ग्रंथ गुरु करे कर्म की। हाँ है ना, समय सार जिन देव है, तो वहाँ भी देव शास्त्र गुरु तीन की पूजा अपन करने खड़े हुए हैं। तो तीन महाशास्त्र समय सार, प्रवचन सार और नियम सार को ध्यान में रखा। भगवान की भक्ति करना हो, देवशास्त्र गुरु की भक्ति करेंगे ना, तो भी देवशास्त्र गुरु की चर्चा करनी पड़ेगी। देवशास्त्र गुरु का स्वरूप समझाएंगे तो भी देवशास्त्र गुरु की चर्चा करनी पड़ेगी। जिन मार्ग के प्रतिपादन की पद्धति बताएंगे तो भी देवशास्त्र गुरु की चर्चा करना पड़ेगी। माने कई तरीके से लौट फिर करके हम यहीं आ जाते हैं। माने जो विषय वस्तु आपको इस प्रवचन सार में बताई गई है, वो विषय वस्तु अनेक प्रकार से मोक्ष मार्ग ही है। माने रत्नत्रय ही है, सच्चे देवशास्त्र गुरु ही हैं। अब इनको आप देखो, करीब 4 परिभाषाएं मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सम्यक दर्शन की उन्होंने बताई। तो उन्होंने यही स्टाइल छापी। तत्वार्थ सिद्धानम सम्यक दर्शन, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा सम्यक दर्शन है, आत्मानुभूति सम्यक दर्शन है, मतलब ऐसे ही लिया ना। और स्वपर सिद्धांत सम्यक दर्शन है, वेद विज्ञान। तो वही अब आप उनसे मिलान करके देखो तो वही 4 अध्याय आ जाएंगे। मतलब वही विषय वस्तु को हर आचार्य बताना चाहता है, वही उतना ही मोक्ष मार्ग है। कहीं से भी आए वो लौट कर वहीं आ जाता है। और टोडरमल जी को जो उपलब्ध था, उनको उन्होंने यहाँ पर वो किस तरह से कोई 4 रास्ते नहीं हैं, 4 मोक्ष मार्ग नहीं हैं, बल्कि एक ही है। 4 सम्यक दर्शन नहीं है, बल्कि एक ही है। और किस तरह वो 4 प्रकार से कहा गया है। 4 प्रकार से कहने का हेतु क्या है? ऐसा नहीं कि 4 जब जिसको जो मिला तो उसने कह दिया। उनको श्रावका का धर्म बताना था। व्यवहार धर्म से जो श्रावकाचार है वो समझाना था। तो उन्होंने देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा को सम्यक दर्शन रखा। माने उसमें कोई समझदार वो होगा तो वो बताएंगे कि ये पूरी किताब में क्या लिखने वाले हैं, उतने से ही जान लेंगे क्या कि पूरी किताब में क्या लिखने वाले हैं। अब यदि तत्वार्थ सिद्धांत सम्यक दर्शन लिखेंगे तो ये पूरी किताब में क्या लिखने वाले हैं। अब पढ़ो, पहला दूसरा सूत्र पढ़ते हैं। दूसरा इसलिए कहता हूँ कि पहले में मंगलाचरण लिख देते हैं बहुत से लोग, तो वो शुरू में अपनी बात प्रकारांतर से कह देते हैं कि मैं तुम्हें ये समझाऊंगा। समय सार में सिद्ध अवस्था प्राप्त करने की मुख्य उद्देश्य से बात करी थी, तो उन्हें बंदित तू शब्द सिद्धे कह दिया। इन्हें पूरे मोक्ष मार्ग की स्वरूप की बात करी है, समझे ना।
तो इन्होंने 5 गाथाएं मंगलाचरण में ले ली। अब 5 गाथाएं क्यों ले ली, कैसे ले ली, वो तो चर्चा अपना आगे जब प्रवचन करेंगे तब करेंगे। लेकिन उसके पहले वे 3 गाथाएं मंगलाचरण के छंद अमरचंद के भी हैं, तो उनकी भी अपन को बात करनी है। फिर आएगा ना गाथाओं का नंबर, तो आज अपन ये पूरा कर देंगे। तो यहाँ ये कहते हैं कि अपने तीनों की कॉमन बात अलग अलग हो गई। देवसास गुरु क्यों रखा, ये क्यों रखा, ये क्यों रखा, ये सब बात कह दी। अब ये दूसरा पैरा निकालो 5 पेज का। इस प्रकार देवादिदेव महाधिकार, शास्त्र महाधिकार और गुरु महाधिकार के रूप में भी वर्गीकरण किया जाना अयुक्त नहीं है। पूरे नाम देखो, अधिकार तो रखे ही है, और चूँकि बीच बीच में छोटे छोटे अधिकार होते हैं तो अपने आप महाधिकार लिखना जरूरी हो गया। और फिर जिसमें जो बताना है वो लिखना है। तो देव का स्वरूप बताना है, तो देव और देवाधिदेव, इस तरह से उन्होंने ये नाम रखे हैं, तो वो सार्थक नाम हैं। फिर भले ही अपन देवाधिकार ऐसे इतना ही बोल दें, लेकिन इतना ही बोलेंगे तो फिर एक महाधिकार में देवाधिकार नाम का यह अधिकार अलग है, तो फिर नया भ्रम खड़ा होगा। इसलिए पूरे ही बोलें वही अच्छा है। हो गया नहीं, इस श्रुति स्कंदों के नाम से अभी चौथा एक और चक्कर है। प्रथम श्रुति स्कंद और द्वितीय श्रुति स्कंद, इसके नाम से भी चर्चा होती है शास्त्रों में। जनवाणी का बंटवारा चरणान योग, प्रथमान योग, कर्णान योग के नाम से होती है ना, तो ऐसे इस नाम से भी होती है प्रथम श्रुति स्कंद और द्वितीय श्रुति स्कंद। तो अभी प्रथम श्रुति स्कंद और द्वितीय स्कंद में बांटे हैं, तो इनका बंटवारा कैसे होगा। तो उनमें ज्ञान तत्व प्रज्ञापन सबसे पहले है, ज्ञान असम ज्ञानाधिकार जिसे अपन कह रहे हैं, तो उसको ये प्रथम श्रुति स्कंद कहते हैं। जय धवल वगैरह है ना वहाँ, तो उसे प्रथम श्रुति स्कंद कहते हैं, और साथ में को द्वितीय कहते हैं ना। कैसा है, हाँ, तो समय सार को द्वितीय कहते हैं, द्वितीय श्रुति स्कंद, और उसको बोलते हैं कर्म की कथा को प्रथम श्रुति स्कंद। तो ये पहले नंबर पर जिसको लिया ना, तो उन्हें प्रथम श्रुति स्कंद की कहानी, इसमें तो उल्टा पड़ेगा ना। और द्वितीय श्रुति माने अध्यात्म को वे द्वितीय श्रुति स्कंद कहते हैं। जो बताया था पहले कि प्रवचन सार में ज्ञान तत्व प्रज्ञापन की चर्चा है। ज्ञान तत्व प्रज्ञापन माने प्रमाण व्यवस्था, और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन माने प्रमेय व्यवस्था। लेकिन समय सार में ऐसा कुछ है नहीं इस टाइप का वर्गीकरण निकाल सके हम। वहाँ तो एक सम्य दर्शन की मुख्यता से, आत्मानुभव की मुख्यता से, पहले 6वीं गाथा में प्रमत्त भी नहीं है और अप्रमत्त भी नहीं है, यहाँ से शुरू कर देते हैं। उनको कहाँ से शुरू करें ये समस्या ही नहीं है। क्यों नहीं है कि उनका श्रोता, उनका पाठक, उनका शिष्य, तो वो जो जिनवाणी उपलब्ध है वो सबको पढ़ा एकदम अप टू डेट तैयार बैठा है। तो कहीं से भी बात शुरू करेंगे तो उसकी समझ में आएगी। अब चाहे एक कह दो कि क्या पढ़ के आना चाहिए समय सार पढ़ने के लिए, पहले ये कहेंगे पूरा जनागम पढ़ के आना चाहिए। और ये भी कह सकते हैं कि कुछ नहीं, समय सार के विषय वस्तु को जानना है तो क्या पढ़ के आए, कौन सी डिग्री लेके आए, बोलो। तो कुछ नहीं, आ जाओ तुम और हमें करेंगे, बताएंगे, समझाएंगे। मेरे कहने का अर्थ है कि उसका कोई
इस टाइप का बंटवारा नहीं है क्या उसको हम ऐसा बांट सकेंगे इस तरीके से। पर आप देखिए पहले, अभी हम बढ़ाते जा रहे हैं कि नेता हो, चुनाव में खड़ा हो तो BA होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। लेकिन जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो गांधी नेहरू के लिए तो ऐसी कोई शर्तें नहीं लगाई, किसी ने नहीं, नेहरू की डिग्रियां नहीं देखी, गांधी जी 3rd डिवीजन पास हुए थे ये भी किसी ने नहीं देखा। छोटे बड़ा माना समाज में तो गांधी जी बड़े हैं, माना क्या नहीं माना। उस वक्त कोई बोझ नहीं थी। अब दुर्भाग्य से वो क्वालिटियां तो रही नहीं हैं कि जिन क्वालिटी के सामने इन चीज़ों को नहीं देखा जाता है। अब बाकी की बातें रह गई तो इसलिए फिर उन्होंने बे लगानी पड़ेंगी, क्योंकि इनका तो सर्टिफिकेट कहीं मिलता नहीं है, उनका सर्टिफिकेट मिलता है तो वो सर्टिफिकेट लेके आओ, है ना। वो उसका जीवन ही सर्टिफिकेट था। तो सर्टिफिकेट उसे चाहिए पड़ता है जो कुछ मांगता है। उन्हें कुछ मांगना ही नहीं था, उन्हें तो देना ही देना था। उन्हें कोई पद चाहिए नहीं था कि इसकी वजह से अपने कहेंगे तुम डिग्री दिखा के लाओ और लेने में खड़ा करो। देखो जो देश को चलाने वाले हैं ये अंदर की इतनी सी मांग ने उनको लेने में खड़ा कर दिया। क्या समझ में है कि कितनी कि मैं देश की सेवा करूं, इस पोस्ट पर बैठ के करूं। तो कहते फार्म भरो, चुनाव होंगे, कुछ भी होगी, लाइन से आइए। वो सामान्य सा क्लर्क उसे लाइन बताता है, और उनको लाइन से आना पड़ता है कि नहीं, वो लाइन में लगा देता है। महात्मा गांधी को किसी ने लाइन में लगाया था? नहीं लगाया था। देखो अब यद्यपि तात्पर्य वृत्ति में एक आध 2 लाइन छूटती है, उसमें मर्म पूर्ण बात छूट जाती है। तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जयसेन ने अपने वर्गीकरण को पातनिका के रूप में यथास्थान सर्वत्र स्पष्ट किया ही है। जानते हो पातनिका नाम पहली दफे सुन रहे होंगे। ये पहले अध्याय में हम क्या करेंगे ये बता रहे हैं, फिर दूसरे में क्या देंगे, तीसरे में क्या देंगे। तो इन्होंने क्या किया है कि पहले अधिकार में भी फिर सबसे पहले क्या देंगे, कितनी गाथाओं का ग्रुप देंगे कि 5 गाथाओं का ग्रुप देंगे। तो उसमें क्या करेंगे कि मंगलाचरण करेंगे। तो उस मंगलाचरण में क्या करेंगे, पहले अरहंत भगवान का कहेंगे, फिर सिद्ध का करेंगे, तो फिर विदेश क्षेत्र वाले अरहंतों का करेंगे। तो ऐसे सब बताते जाते हैं। वो माने वो कम से कम 100-200 दफ़े बताते हैं। हर एक वो निकालते हैं हिस्सा कि इतने हिस्से पर मैं व्याख्यान करूँगा, तो उसमें भी हम क्या देंगे वो सब बता देते हैं। अपनी किसी किताब में इस टाइप का किया है, प्रशिक्षण निर्देशिका में है ना, कि अभी पहले पाठ में ये बताया था और इस पाठ में ये बताएंगे। वो अध्यापक विद्यार्थी को कहता है, उसने ये सब बात बताई ना। देखो इस सारी चीज़ें कुंद कुंद की उनमें आ गई, उन आचार्यों की। माने जो नए विज्ञान के विकास में जो चीज़ें आई हैं वो उनकी उन पद्धतियों में मिलती हैं। जब जैसे ना ताजे तक वो आई थी तो उनको बराबर बताना, हर दफ़े बताना कि इसमें सम्मा दर्शन करेंगे, फिर 20 गाथा में सम्मर्शन करेंगे, फिर 3 में ज्ञान करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर 20 में 6 में ये करेंगे, फिर 6 में 2 में ये करेंगे, 4 में ये करेंगे। ऐसा वो बताते जाते हैं। उसको बोलते हैं पातनिका। और उस पातनिका को भी है ना कई नाम देते हैं, आद्य पातनिका, मध्य पातनिका। मैंने इसको भेद करते करते बहुत ये करते हैं। आप जानते हैं जैन सिद्धांत कोश देखा ना आपने, ऐसा खोल के भी देखा होगा। कितने प्रकार के टाइप है उसमें, समझे क्या पूछ रहा हूँ? वो छपा है तो उसमें कितने प्रकार के टाइप हैं। ये पेज है ना अपना, तो इसमें कितने प्रकार के टाइप हैं।
देखो अभी देखो तुम्हारे सामने ही है। चार तरह के हैं ना। और लोग देख लो भाई कहाँ, कौन सा पेज देख लो, 5वां 6वां 4था हैं? 43 देखा था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मेरे सामने जो खुला है उसके लिए मैं कह रहा हूँ 5वां पेज देखो। आप लोग 2 तरह के, तो ऐसे टाइप जिन्हें सिद्धांत कोश में 6 तरह के। अब ये जब हम वो किताब का पहला पेज छपने को देते हैं, समझना, उस दिन हमें ये नक्की करना पड़ता है कि हम कितने प्रकार के टाइप देंगे। और वो नक्की कब होता है? जब वो अंतिम उसका पेज छपता है, तब तक कि क्यों अंत कैसे होगा? क्योंकि जब हम कोई सूची ऊँची बनाएंगे वहाँ हो सकता है वहाँ बदलने टाइप, और टाइप बदलते हैं वो भी किसी कारण से बदलते हैं, समझ गए ना? क्या कारण हो सकता है? जैसे अपन ने ये 5वां पेज देख रखा ना सामने, तो जो रनिंग मैटर चल रहा है वही टाइप में ये पृष्ठभूमि भी लिख देते, तो वो कंपोज करने वाला, ये करने वाला कोई भी गलती करता और प्रतिपाद देवाधिकार होने का अधिकार है पृष्ठभूमि ऐसा पड़ता, उसके बीच में उसे छोड़ता नहीं कि वो तो सिर्फ हमें देखने के लिए छपा है, उसे अभी मुँह से पढ़ना नहीं है, वो उसका अलगपन दिखाने के लिए, फिर उसका छोटा बड़ापन दिखाने के लिए छोटा बड़ा टाइप करते हैं। उसकी इस पेज में क्या हैसियत है ना, ये भी बताने हमको इसी से बतानी है, इसकी क्या है, क्या इम्पोर्टेंस है, ये भी उस टाइप से हमें बताते हैं कि साहब इसमें एक ब्लैक कर दिया, वाइट कर दिया, और ये करके फिर एक इटैलिक कर दिया, और ज़्यादा इम्पोर्टेंट बतानी है तो इटैलिक कर दिया, फिर और ऐसे कर करके वो उतना पना उसमें से हमें बताते हैं, जो भाषा में नहीं लिखते हैं और उससे बता देते हैं। और जो उसकी निगाह वाला होता है वो एकदम समझ में आता है, बाकी के पढ़ते चले जाते हैं, उनके लिए कुछ नहीं है वो, है ना। आप प्रेस में जाएंगे, होंगे ये अभिनंदन जी एक किताब जयपुर प्रिंटर्स में दे देना कि छपने में जाएगी, तो आप जाओगे देने के लिए वहाँ पर, तो उसे दोगे कि साहब उन्होंने भेजी है किताब छपने, तो वो मालूम क्या कहेगा कि कितना टाइप में छपेगी, कौन सा टाइप आएगा, 16 नंबर 18 नंबर 15 नंबर, आप जानते ही नहीं हो, हैं? ठीक है, आपने टाइप पूछ जाओगे अगली दफे में, फिर वो जाएगा मेजर क्या रहेगा, कि मेजर क्या होता है, माने इसकी चौड़ाई क्या रहेगी, लंबाई क्या रहेगी पेज की, एक एक पेज का ये सब तय होता है, ये सब पहले दिन बताना पड़ता है, और नक्की करता है कि जिसकी किताब छप रही उसकी, और वो प्रेस वाला पूछता है, और वो नहीं पूछे वो प्रेस वाला नहीं, आप समझे ना, और जो नहीं बताए वो किताब लिखने वाला नहीं है। ऐसे कागज में ऐसे कुछ भी लिख दिया और ये छाप देना, और उसने कुछ पूछा नहीं, तुमने कुछ बताया नहीं, तो कैसा छपेगा? मेरे बात की याद है, एक पेज में एक लाइन कहाँ से छपी कोई नक्की नहीं है, कोई यहाँ से कोई यहाँ से कोई यहाँ से, कोई कौन सी टाइप में कौन है, वो जो बिल्कुल 4th क्लास का वो कंपोजिटर होता है कहाँ कर दे, और वो किरकिरा कर देता है, और मेरी भी छप गई, तेरी भी छप गई कुछ पता नहीं है। अभी हम मुझसे पूछें कौन सी टाइप में छापी, कौन सा किया, हेडिंग में कह दिया, इसमें क्या किया, तो कुछ नहीं किसी को पता। मतलब इनमें भी बहुत चीज़ें सीखने की हैं। नहीं तो ऐसा क्यों होता है कि आप यहाँ पर वो बना देते हो मानना, फिर आते हैं नरेंद्र कुमार जी और पूरा तोड़वाते हैं, ये पलंग मांगी करो, ये 4 इंच पीछे करो, फिर ये इधर लगाओ, फिर इधर लगाओ,
क्यों करते क्या नहीं करते हो, तो कुछ उसमें होता है क्या, क्यों माथा खराब करते हो, क्या फर्क हुआ, भगवान तो ऐतराज करते नहीं, जैसे पे बैठा लोगे बैठ जाएंगे। कि नहीं पंडित जी आप समझते नहीं हो, आप समझते नहीं हो, हमको 4 दफे सुनना पड़ता है कि आप समझते नहीं हो। होता कि नहीं होता, हर एक के दिमाग में वो सेट होता है, होना चाहिए, नहीं तो वो काम नहीं कर सकता। देखो यहाँ अब मैं वो ही बता रहा हूँ कि सब चीज़ें जो लिखी हैं शुरू में कि इसमें ये सब नक्की हुआ है क्या, पेड़ बदल गया, 5 ही चल रहा है ना। हाँ, पातनिका के रूप में देते हैं, पातनिका से अब याद रहेगी पातनिका, एक सिद्धांत और समझ लो कि हमको मुफ्त में ही तुमको यही पातनिका के टेम लगाते हैं। ये विज्ञान है, भाषा विज्ञान, कि किसी भी शब्द पर, किसी भी पंक्ति पर आप जितना समय लगाएंगे वो उतनी पक्की याद हो जाएगी। अब हम आपसे कहते हैं कि आपकी बुद्धि तो ऐसी है कि कम से कम 2 मिनट लगाएं एक पेज में, तो आपको वो पेज का विषय अच्छी तरह ख्याल में आएगा। एक की ऐसी है कि 1 मिनट में ही ख्याल में आता है, एक की ऐसी है 5 मिनट लगाए तो ख्याल में आता है। बिल्कुल यहाँ यदि 100 आदमी बैठे हैं तो 100 की बुद्धि बिल्कुल अलग अलग है, उसकी परसेंटेज है। अब हम अध्यापक क्या करते हैं कि एवरेज एक पेज में 5 मिनट लगाएंगे तो सबको समझ में आ जाएगा, 5 मिनट से कम लगाएंगे तो वो निकल जाएगा, फिर उसकी समझ में नहीं आएगा। तो वो किसी न किसी तरकीब से 5 मिनट लगाएगा उसी पेज में, नया विषय शुरू नहीं करेगा। अब वो पढ़ा जाता है 2 मिनट में, तो एक दफे तो रिपीट उसे करना ही है। क्या आप समझे? और ऐसे करे कि वो ना समझो कि तुम रिपीट कर रहा है, लेकिन वो उतना समय उसमें लगाएगा ही, लगाना ही चाहिए। तो उसी एवरेज से ये होता है कि वो बताते रहते हैं, चलते रहते हैं आगे लोगों की, और इसीलिए पाठ करने के लिए कहते हैं। इसी के लिए अन्ना जी, दीपक भाई, ये लोग आपको पहले गाथा पढ़ते हैं, फिर अर्थ बताते हैं, फिर अंत में फिर गाथा पढ़ते हैं। वो सब उसी सिद्धांत के अंतर्गत है कि आपका दिमाग में बिल्कुल वो सेट हो जाए। फिर इस तरकीब से कहेंगे कि इस तरह भी सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया, अब सम्यक ज्ञान की बात करेंगे, है ना। हालांकि उसमें लिखा है कि सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं, लेकिन वो ये कहेंगे, इतनी बात कहेंगे क्योंकि उसे इतना समय लगाना है कि इसमें एक क्रमिक विकास है, और वो अध्यापक को बताने की ड्यूटी होती है कि अब इसमें क्या कोई वही की वही बात कह दी, वो समय लगाने के लिए बात कही जाती है। देखो तात्पर्य वृत्ति में आचार्य जयसेन ने अपने वर्गीकरण को पातनिका के रूप में यथास्थान सर्वत्र स्पष्ट किया है। यानी वो इतनी दफे दोहराएंगे कि तुम भूलना चाहो तो नहीं भूल सकते, बार बार बताएंगे अपन ने अभी तक ये कह दिया, अभी ये आया, अभी कह दिया ये आया, अभी ये कह दिया ये आया। अभी अपने समय सारण शीलन में देखना, हर गाथा में शुरू में ये बताया जाए कि अभी तक ये कह दिया, अब ये कहेंगे, पिछली गाथा में ये कह दिया, अब अगली गाथा में उसका एक तारतम्य बताते जाते हैं विपिन जी। बहुत से लोग ऐसे थे, हैं अभी, समय सार तो मोतियों का हार है। क्या कहना चाहता हूँ, मोतियों का हार है, क्या बहुत प्रशंसा कर रहा है, अरे वो निंदा कर रहा है। मोतियों का हार है माने उसका एक एक मोती अलग है, पिछली गाथा का पुरानी गाथा से कोई लेना देना नहीं है, समझ गया? मुक्तक माने जैसे ये है तो इसका इस मोती से भले ही ऐसा रखा है लेकिन वो उससे जुड़ा नहीं है, बिल्कुल अलग अलग है, ये कहना चाहता है। उसे मुक्तक काव्य बोलते हैं। और एक होता है प्रबंध काव्य,
कि जो पहले से दूसरी पंक्ति, दूसरे से तीसरी पंक्ति जुड़ी है, कई दफे तो दो दो अक्षर भी जुड़े होते हैं, है ना। ऊपर की पंक्ति से लेना पड़ता है तब अर्थ निकलता है। बता सकते हो कोई ऐसा काव्य तुम लोगों को याद है? उसमें पूछ रहा हूं। भक्तांबर का पहला दूसरा काव्य, एक का अर्थ ही नहीं हो सकता, दो छंदों का मिलके ही अर्थ होगा। सम्यक प्रणम्य, दूसरा छंद कहाँ से शुरू होता है? सम्यक प्रणम्य, अच्छी तरह नमस्कार करके। तो किसको, कौन, ये सब कुछ बताया ही नहीं है। और आधा वाक्य से शुरू कर दिया, तो पहले से मिलाओ। भक्ति जो हमारे मन है, देवता जब भी चरणों में नमस्कार करते हैं, जो पूरा अर्थ है ना, उनको अच्छी तरह नमस्कार करके अब मैं आदिनाथ भगवान की स्तुति करता हूं। तो उसे नीचे वहां युग्म लिखा रहता है कि दो छंद का एक साथ अर्थ करो। अब अन्वय करते हैं ना, अन्वय। ये टीका जो है ना, पांडे राजमल जी की अपने बात करी थी ना कि खंडान्वयी टीका है। उसका अर्थ बताया था ना उस दिन, खंडान्वयी का अर्थ। खंड खंड कैसे? आपको खंडान्वयी टीका लिखना है, ऐसा समझ के सोचना चाहिए कि फिर मैं क्या करूँगा खंडान्वयी टीका लिखने के लिए, कि ये टीका मेरी खंडान्वयी नहीं है कि खंडान्वयी है, ये कैसे निर्णय करूँगा? जानना तो पड़ेगा हमें। तो अपन जब पढ़ते थे तो अन्वय करवाते थे गुरु जी। अन्वय माने पद्य का हमें दोहा पढ़ा, तो जो गद्य में, वो पद्य में है ना, तो छंद के अनुरोध से क्रिया पहले आ गई, हैं पहले आ गया, है ना, नाम बाद में आ गया, कर्ता बाद में आ गया। गद्य जैसा क्रमिक नहीं आता है कि मैं रेलवे स्टेशन जाता हूँ, अब वहाँ रेलवे पहले आ जाएगा, जाता हूँ सबसे शुरू में डाल देंगे, मैं अंत में कह देंगे मैं। तो वो कहता है पद में, तो उसे अन्वय करके हम सीधी गद्य में कर देते हैं, तो वो अन्वय हो गया। और वहाँ लिखा भी रहता था पहले कि ये अन्वय भावार्थ, ऐसा लिखा रहता है, अन्वयार्थ। तो अन्वयार्थ क्या है? और खंडान्वय, और उसमें कितने वेद निकल गए। वो अन्वय बाद व्यतिरेक वाला अन्वय व्यतिरेक अलग है, वो नहीं है इसमें से। तो अन्वय तो वो हुआ कि हमने सीधा गद्य में कर दिया, ये अन्वय हुआ। अब खंडान्वय के पूरा वाक्य लिख दिया ऊपर गद्य में, फिर लिख दिया पद्य में और फिर गद्य में, और फिर एक एक हिस्से का अर्थ अलग अलग लिखा, उसे बोलते खंडान्वय। ऐसा क्यों होता है? ये बिल्कुल ऐसे होते हैं ना कि संस्कृत में जीरो ही नहीं पढ़ा आज तक। अब भक्तांबर काव्य याद कर रहे हैं, क्योंकि वो तो जरूरी है, वो तो धर्म है, वो तो हर माता बहन को याद होना चाहिए। यदि माताओं बहनों का बस चले तो पेट में ही सिखा के भेजती। आज समझ आए चाहे नहीं आए, लेकिन वो याद होना चाहिए। तो वे बेचारे को समझते नहीं हैं, तो उनको पूरा पद रटा देते हैं, गद्य भी रटा देते हैं। तो उन्हें इस छंद का अर्थ ये तो मालूम पड़ गया, लेकिन इनमें से कौन से शब्द का अर्थ क्या है ये मालूम नहीं पड़ता। समझ ना क्या? दिक्कत तो रोजी ना भोगते हो गए। बोलू समझ में आया कि इसका ये, तो वो बताना एक एक खंड करके इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का ये अर्थ है, इस शब्द का, उसको बोलते खंडान्वय। तो बीच बीच में वो कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक छोटा कोष्ठक लगा लागू करके, और वो छापते हैं ना ब्लैक वाइट करके। क्यों अजित प्रसाद जी देखा होगा आपने किताब में, तो दो पंक्तियों के नीचे ऐसा छपा रहता है। कभी सोचा कि ये क्या चक्कर है? वो खंडान्वयी टीका है।
कलश टीका में देख लेना उठा के, ऐसी होगी। अब अपने भी बता देते हैं हमने क्या किया है। पहले तक रतन का समाचार छपा होगा सर, तो उसमें वो खंडान्वय छपे होंगे। हमने कहीं खंडान्वय नहीं दिया, सिर्फ अर्थ दिया, और वो अन्वय भी नहीं दिया संस्कृत का। तो 5-7 लाइनें तो इसकी हो जाती है, पहले अन्वय, खंडान्वय, फिर भावार्थ, फलाना, फिर ये फलाना फलाना। हमने ये सब खंडित कर दिया। देखो और एक बात बता दूँ इसकी, पाटनी जी पहले थे ना सोनगढ़ में, जितनी भी किताबें छपती थी तो उसमें हर एक में हेडिंग लगाना, तो एक एक पेज में 3-3 हेडिंग लगाना, उनकी मतलब पद्धति। जितने अधिक हेडिंग होंगे तो वो समझते थे उतना अच्छा अर्थ समझ में आता है। तो मैं कहते ऐसा नहीं है पाटनी जी, इसमें भी कहाँ लगाना कहाँ नहीं लगाना ये अलग है। मेरी 2 किताबें बताओ आप जो दोनों तरह की पद्धति में छपी हैं। मैंने तो लिखने के पहले वो सोची होगी बात। अब जैसे किरमत पर्याय है तो उसमें कोई हेडिंग बीच में नहीं है, बस 2 हेडिंग है पूरी किताब में। पहला अध्याय, दूसरा अध्याय है ना, प्रश्नोत्तर खंड और अनुशीलन खंड, बस। तो मैंने लिखा है उस किताब में, आपने पढ़ा नहीं है कि ये क्यों नहीं लगाते हो हेडिंग। हेडिंग लगाने से बार बार विषय टूटता है। आप समझिए ना, हमको विषय को तोड़ना, एक फ्लो में नहीं है बात। इसलिए हम ये हेडिंग ये हैं, जैसे कि रोड पर वो लगा देते हैं, क्या बोलते हैं ड्राइवर लोग जानते हैं, स्पीड ब्रेकर। तो पूरे हाईवे पे बढ़िया स्पीड ब्रेकर लगा दो तो बहुत धीरे गाड़ी चलेगी, एक भी एक्सीडेंट नहीं होगा। तो तुमको ऐसे कर दो ना कि फिर चले ही नहीं। स्पीड को ब्रेक नहीं करना है, इसलिए तो हाईवे बनाए हैं। तो वो बीच बीच के हेडिंग लक्ष्मी स्पीड ब्रेकर का काम करते हैं, वो हमें नहीं डालना है उसमें। और डालने तो कहते भाई दूर दूर कहीं डाल दो, चौराहे मोराहे पे। तो हर गली में हर 4 कदम पे स्पीड ब्रेकर, तो हर 4 कदम पे स्पीड ब्रेकर, तो वो रोड अच्छा नहीं माना जाता। तो ऐसे ही इतना डाल दो। तो हमने तीनों किताबें में निकाल के बता सकता हूँ कि इसमें वो पहली पद्धति अपनाई है स्पीड, बिना स्पीड ब्रेकर की, इसको फ्री वे बोलते हैं, समझ गए ना। फिर ये दूसरी पद्धति अपनाई है जिसमें स्कूल हैं, बच्चे हैं, घर हैं, भीड़ भाड़ का एरिया है, तो उसमें गली गली में स्पीड ब्रेकर डाल दो, बिल्कुल 10-10 की रफ्तार से गाड़ी जाए। तो ऐसे पेड़ डाल देते हैं जैसे वो पाटनी जी की किताबों में डले होंगे और भी डले होंगे कई किताबों में, सोनगढ़ से छपी हुई पहली किताबों में। तो एक ऐसे होते हैं कि ना तो एकदम के बिल्कुल ही नहीं डालें और ना ऐसा कि मध्य के बड़े उन्हें डालें। तो मैं उस तीनों किताबें आपके सामने रख सकता हूँ, लेकिन आपके सामने तो रखी थी ना आज तक, किसने छपाई थी। लेकिन ऐसा भेद आपने समझा था कि इस किताब में स्पीड ब्रेकर हैं और इस किताब में स्पीड ब्रेकर नहीं है। क्या तकलीफ है साहब, अच्छा समझ में आ जाता ना जल्दी, तो डाल दो जितना चाहो स्पीड ब्रेकर, थोड़ी धीरे रफ्तार से जाएगी। अरे नहीं साहब, जब एक फुल स्टॉप वो आता है ना, पैराग्राफ खत्म, तो उसे उस पैरा में जो बात कही है उसका समापन करना पड़ता है और फिर नए पैरा के नई दूसरे का शुरू करना पड़ता है। तो समापन और शुरू करना सबसे कठिन काम है। और तुम वैसे तोड़ दो पैरा, लिखी किताब तो लिखी तोड़ दो मिलने, और तुमने पैरा तोड़ तोड़ के घुसेड़ दिए, चाहे कुछ नाम उसके बीच में, हेडिंग भी उल्टे सीधे लिख दिए, कुछ जब वो उनका भाव ही नहीं है, कहाँ ख़त्म कर रहे हैं। ऐसे नहीं टूटे जाते हैं। एक पैरा तुम पेज के पैरा तोड़ो तो हम बता देंगे कि तुम्हें कुछ आता है कि नहीं इसमें।
ऐसा नहीं चाहे जहाँ तोड़ दिया ऐसा अपन ने कहा बड़े बड़े पैरा हैं तो उसका एक नियम, जहाँ फुल स्टॉप नहीं लगाया उसने वहाँ आपने पैरा तोड़ दिया। जहाँ उस सामने वाले ने फुल स्टॉप नहीं लगाया था तहाँ तुमने अध्याय बदल दिया। सम्यक दर्शन ज्ञान प्राणी मोक्ष मार्ग, तो सम्यक दर्शन पे अध्याय बदल दो, सम्यक ज्ञान में अध्याय बदल दो, सम्यक चारित्र में अध्याय बदल दो। ऐसा ही तो करोगे ना कि चार जहाँ अध्याय बदल दोगे, क्या इतना 8 पेज हो गए तो अध्याय बदल दो। पहले होता था ना 32 अक्षर हो गए तो एक श्लोक हो गया, वहाँ लगा दो फुल स्टॉप, लाल निशान। उसमें आ एक तरफ रह जाता था, बा एक तरफ। ऐसा ही इस साहित्य में भी होता है, तो वो पैरे बदले जाते हैं, हर एक का में उसका अर्थ है। यदि आप पढ़ना जानते हैं सही, तो पढ़ना जानेंगे तो लिखना जानेंगे, नहीं तो लिखना कैसे जानेंगे, है ना। तो हर एक चीज का अर्थ है। देखो, यद्यपि यहाँ आचार्य अमृतचंद्र के वर्गीकरण के अनुसार प्रवचनसार के प्रतिपाद्य का अनुशीलन अभीष्ट है। अब देखो एक क्या समस्या है, मैं रोज ही ना संकल्प करता हूँ कि आज खत्म कर दूंगा, और दोनों ही खत्म किए बिना रह जाता है। फिर सुनो कि अभी हम प्रवचनसार का अनुशीलन लिख रहे हैं। अब इतनी बात आ दी ना कि 3 टीकाएं हैं, अमृतचंद्र की, जयसेन की। तो अब ये नक्की करना पड़ेगा कि तुम दोनों टीकाएं लिखोगे कि एक क्या आधार बनाओगे मुख्य। जैसे कि हमने बनाया दोनों टीकाओं को आधार बनाना, एक को बनाया अमृतचंद्र को, तो अमृतचंद्र को आधार बनाएंगे तो वो अमृतचंद्र की हर बात लिखेंगे, और जयसेन की वो बात लिखेंगे जो अमृतचंद्र ने ना लिखी हो। यदि उसका अर्थ पहले बता दिया गया है तो वो बात हम लिखेंगे ही नहीं। तो आप कहो छोड़ दिया जयसेन को। अरे भाई ऊपर आ गई ना। यदि जयसेन की टीका को मुख्य बनाते तो उनके में लिखी जाती वो, फिर अमृतचंद्र के में नहीं आती। तो ये भी नक्की करना पड़ेगा। यहाँ आचार्य अमृतचंद्र के वर्गीकरण के अनुसार प्रवचनसार का अनुशीलन अभीष्ट है। इतनी बातें तो पूछनी पड़ेंगी ना, तय करनी पड़ेंगी ना। आपको टेबल पे पेन हाथ में लेते ही ये सब बातें तय करनी पड़ेंगी क्या नहीं। इस कारण तत्व प्रदीपिका को मुख्य आधार बनाकर ही अनुशीलन किया जाएगा। तथापि आवश्यकतानुसार यथा स्थान तात्पर्य वृत्ति का भी भरपूर उपयोग किया जाएगा। उसका उपयोग किया जाएगा, उसकी टीका नहीं लिख रहे हम। प्रयत्न रहेगा कि कोई नया प्रमेय अनुल्लिखित न रह जाए, माने कोई नई बात आए उसमें और छूट जाए, ऐसा ना हो, वो हम कोशिश करेंगे। तो आप एक किताब पढ़ोगे और दोनों किताबें का स्वाध्याय आपको हो जाएगा, अमृतचंद्र का भी और जयसेन की टीका का भी। अब हम आपको क्या बताएं कि इसमें क्या विशेषता है, और तुम इसलिए लो, पहले पुरानी वाली ये नहीं लो और ये लो टीका, तुम्हें क्या बताएं। तुम बता सकते हो तो तुम सब देख लो, तुम देखो अपने आप ये बातें, निर्णय करो। अब उत्तम चंद जी ने ये किया कि भाई दोनों का करेंगे, क्योंकि ये लिखा कि यदि अमृतचंद्र का करते हैं तो कहेंगे डॉक्टर साहब की टीका है ही, तो हम पढ़ेंगे क्या, कोई हमारी पढ़ेगा क्यों। लेकिन इसलिए पढ़ेगा क्योंकि जयसेन का नहीं है उसमें, इसलिए अपन ये ले लो। हैं तो अब हमसे कोई कहेगा अब तुम्हारी को कौन पढ़ेगा, जब 2 ही एक साथ मिल जाएंगी तो क्यों, नहीं हमारी को पढ़ेगा उसको नहीं पढ़ेगा। क्यों, माल तो हमारी में पूरा आ गया, और उसमें क्या बाकी तो बोझा बड़ा है। हमारी इतनी सी है, इतनी मोटी है। 2 किलो लादना नहीं हो और 1 किलो लादना हो और पूरा मैटर आ जाए तो पड़ेगा। आया समझ में कि नहीं। अरे आज लो तो वो जो लेखक का अंतर होता है वो तो हो गई, लेकिन और भी उसके लाभ समझ में आए कि नहीं आए। नहीं तुम तो हम तुम्हें सब रख देंगे,
और सब रख दोगे लेकिन इतना बड़ा पोथन ना हो जाएगा तो वो डिक्शनरी लेके चलेगा ना साथ में फिर वो इसको क्या करेगा। हमसे लोग कहते आप क्या करते हो, पहली किताब 200-200 पेज में छपा देते हो, फिर उसकी इकट्ठी 400 पेज के छपा देते हो, फिर 400 पेज को फिर 250-150 करके छपा देते हो। ये क्या करते हो आप? बार बार लोगों को चाहते कि लोग खरीद ले में, क्यों? किताब एक ही घर में 4 पहुंच जाएं। अरे बनिया हो तुम क्या सोच सकते हो? अधिक माल हम तुम्हारे माल बेचने के लिए ये अपना दिमाग खराब करेंगे, किताब खराब करेंगे उसके तो। अरे भाई हमारे पास ऐसे बहुत मिलते हैं कि अब वो प्लेन में सामने बैठे थे तो फिर ऐसा करते थे, फिर ऐसा करते थे, फिर ऐसा करते थे, फिर ऐसा करते थे, फिर कहाँ रखें, ऐसा करते थे, परेशान होते थे तो दूसरी दफे लाए नहीं। हमारे बस की नहीं है, हाथ में दर्द करने लगता है पढ़ने के लिए। तो चार बाइंडिंग में करो ना। तो जब दूसरा अध्याय पढ़ना है तो इसे उठाओ, तीसरा अध्याय पढ़ना हो तो उसे उठाओ। हम जो जाते हैं रास्ते में ले जाते हैं, जब तक 10 अध्याय रहते हैं, एक एक के पेज ऐसे अलग पेंटिंग किए हुए रहते हैं। जब वो पढ़ना होता वो पढ़ते हैं, जब वो पढ़ना होता ये पढ़ते हैं अलग से सुविधाजनक। तो वो जो कच्ची बाइंडिंग की जाती है उसका एक उद्देश्य होता है, पक्की बाइंडिंग की जाती है उसका दूसरा उद्देश्य होता है। उसे लाइब्रेरी एडिशन कहते हैं कि लाइब्रेरी में पढ़ी कम जाएगी, रखी रहेगी, तो अधिक दिनों तक रखी रहे और ख़राब ना हो जाए, और एक किताब बहुत पढ़ी जाएगी हैं तो बार बार खुलेगी। तो कागज भी उस हिसाब से लगाया जाता है। लाइब्रेरी एडिशन का कागज अलग आता है बाजार में, इतनी बोलोगे तो वो तुम्हें बता देगा ये है मार्केट एडिशन का, पॉकेट एडिशन का। पॉकेट एडिशन का मन बिल्कुल सड़ा गला, जो 2 साल में ही सड़ जाए, एक दफे पढ़ ले वो। जो खरीदे वो एक दफे पढ़ ले और फिर वो फेंक देवे अखबार, उसे बोलते अखबारी। अब आजकल समय सार में लगने लग गया है अखबारी कागज, और अखबार वाले ने वो कितना बढ़िया बढ़िया ग्लेज क्या बोलते हैं, आर्ट पेपर लगता है। अब ये भी सब नक्की नहीं, ये नहीं लगना चाहिए उसमें, ये बर्बादी है देश की, है ना। वो एक दफे पढ़ करके फेंक देना है, तो उसमें वैसा कागज लगना चाहिए। और ये 3 पीढ़ी तक चलना है, उसमें ऐसा अलग लगना चाहिए। वकीलों की जो होती हैं वकालत की किताबें, जो सिर्फ शोभा ही बढ़ाने की होती हैं। एक वकील दूसरे वकील से लाइब्रेरी खरीदता है और वो जिंदगी में सफाई करता है, एक नहीं 90% किताबें वो वकील सारी जिंदगी निकल जाता है और खोलता नहीं है। तो उनकी वो दिखने वाली दिलदई बढ़िया होती है। तो मेरे कहने का मतलब ये सब चीजें इसके पीछे हैं जो इसमें मैंने लिखी हैं थोड़ी सी। यद्यपि आचार्य अमृतचंद्र के वर्गीकरण के अनुसार प्रवचन सार के प्रतिपाद्य का अनुशीलन अभीष्ट है, समझ में आ गया है? इस कारण तत्व प्रदीपिका को मुख्य आधार बनाकर ही अनुशीलन किया जाएगा। तथापि आवश्यकतानुसार यथास्थान तात्पर्य वृत्ति का भी भरपूर उपयोग किया जाएगा। प्रयत्न रहेगा कि कोई भी नया प्रमेय अनुल्लिखित न रह जाए, है ना। और इस अनुशीलन में आचार्य अमृतचंद्र के तत्वप्रदीपिका की पांडे हेमराज जी कृत ब्रज भाषा में की गई टीका का पंडित मनोहर लाल जी कृत आधुनिक हिंदी अनुवाद और पंडित हिम्मत लाल जेठालाल शाह गुजराती के अनुवाद का पंडित परमेशी दास जी कृत हिंदी अनुवाद और कविवर वृंदावन दास जी के प्रवचन सार का परमागम और आध्यात्मिक सतपुरुष कांजी स्वामी के प्रवचनों का भरपूर उपयोग किया जाएगा। इतनी अच्छी कैसे बन गई, इतने मसाले डाले हैं। और ये सब लिखना बैठने को शुरू किया उस दिन तय कर लिया जाता है। क्यों, क्या क्या डालोगे सब्जी में?
अब बनने छुकन तो दो, फिर देखेंगे, डालने लगेंगे, जब अंत तक देख लेंगे। क्या है? ऐसा नहीं होता है। वो रसोई में घुसने के पहले जाकर वो देख लेती है कि वो सब चीज़ें हैं कि नहीं, वो मसाले हैं कि नहीं, हैं, तब काम होता है। नहीं होता है। इनके अतिरिक्त तत्व संबंधी अन्य उपलब्ध साहित्य का उपयोग भी विषय वस्तु के स्पष्टीकरण की आवश्यकतानुसार यथास्थान बिना संकोच किया जाएगा। इतना ही में बंधे नहीं, और भी चीजें मिल जाएंगी हमें बीच में कहीं, इसके बारे में बताई गई हुई, तो हम वो भी डालेंगे। लेकिन क्या 10 चीजें मिल गई, तो कैसे निर्णय करोगी कौन डालना कौन नहीं? 10 ही डालते तो इतनी मोटा बोतल ना होता है। तो क्या डालना क्या नहीं डालना, ये निर्णय काय के आधार पर करोगे? कि ये उसका साला है, ये उसका बहनोई है, ये उसका, इसके आधार पर डाल करोगे? एक इससे बरस ले जाए कभी तुम्हारी किताब में उसका भी एक किताब का उल्लेख कर देना, लो आएगा आपके नाम पढ़ते पढ़ते, तो उसका ये भी पंडित है, डाल देना कहीं ना कहीं घुसेड़ देना। हाँ तुम चिंता नहीं कर, मैं डाल दूंगा। क्या देखो, काय के अनुसार उपलब्ध साहित्य का, इनके अतिरिक्त तत् संबंधी अन्य उपलब्ध साहित्य का उपयोग भी विषय वस्तु के स्पष्टीकरण की आवश्यकता अनुसार। और हम जो समझाना चाहते थे वो पूरी बात समझ में हो गई। अब काय को जबरदस्ती कूड़ा करकट में भर दो, और जरूरत आवश्यकता है तो हम जरूर डालेंगे। माने तुम रख दो, तुम्हारे हिसाब से नहीं, हमारे हिसाब से जरूरत पड़ेगी तो उपयोग हो जाएगा, और नहीं पड़ेगी तो नहीं होगा, ये पक्का समझ के जाओ यहाँ से। तो वो शास्त्र के प्रति ईमानदार है। क्या कितनी सीधी सच्ची बात है। तेरी सिफारिश माने और शास्त्र की नहीं माने। शास्त्र की उपयोगिता के आधार से वो चीज़ वहाँ जरूरत होगी तो दी जाएगी, और नहीं होगी तो नहीं दी जाएगी। आजकल तो ऐसा होता है कि एक किताब में सोंठ मिर्च पीपर की दवाई लिख देते हैं कि आज के लोगों को बहुत काम आती है, हैं? तो इसमें उसकी सिरदर्द की दवाई लिख देते हैं। मैं कहा इस किताब में जरूर लिख देना सिरदर्द की दवाई, क्योंकि इस किताब के पढ़ने से सिरदर्द बेबना नहीं रहेगा, सिरदर्द बेबना नहीं रहेगा। तो हमारी में क्यों लिखता है? हमारी में सिरदर्द किसी को होने वाला नहीं है। देखो, समय सार अनुशीलन के निर्विघ्न पूर्ण हो जाने के उपरांत उसके अनुशीलन से प्राप्त अभूतपूर्व आध्यात्मिक लाभ और अद्भुत आनंद के कारण ही प्रवचन सार का अनुशीलन करने का प्रयास आरंभ किया जा रहा है, हैं? यद्यपि समय सार के अनुशीलन करते समय भी उसके उपरांत प्रवचन सार के अनुशीलन करने का विकल्प निरंतर चलता रहा है, और आत्मार्थी बंधुओं से भी इस उपक्रम के लिए सतत प्रेरणा मिलती रही है। तथापि संयोगों की क्षणभंगुरता ध्यान में आते ही तत्संबंधी विकल्प तरंगें विलीन हो जाती थी, किंतु आज इस उपक्रम को आरंभ होता देखकर चित्त आह्लादित है। आ गया होगा अर्थ समझ में। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि समय सार अनुशीलन के समान ही यह प्रयास भी मुझे लाभप्रद ही होगा, अन्य साधर्मी आत्मार्थी बंधुओं को भी उपयोगी सिद्ध होगा। अब शुरू होगा अमृतचंद के कार्य का। अब प्रवचन सार नहीं, तत्व प्रदीप का अब शुरू होगी। अभी तो प्रवचन सार तो हुआ ही नहीं, तत्व प्रदीप का भी नहीं हुई। अब तत्व प्रदीप का अपन अब आएंगे लौट के, जब तब चलेंगे।